वेलकम है फ्रेंड्स। ज्योग्राफी में डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की सेशन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हम लोग बात करेंगे WTO एवं अंकटाड के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ही इससे पहले के सेशन में हम लोगों ने IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में देखा था। दो को मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ कि दोनों का IMF वर्ल्ड बैंक का बहुत करीबी रिश्ता है, उसी प्रकार से अंकटाड और WTO का बहुत करीबी रिश्ता है। तो आज हम लोग बात करेंगे अंकटाड और WTO के बारे में। अंकटाड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फर्मेशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और उसी प्रकार से WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे प्रश्न किस प्रकार से होते हैं इसको समझना जरूरी है। प्रश्न आपके इस प्रकार से हो सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। पहला तो प्रश्न सिंपल सा आपका यही हो सकता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मातृ संगठन कौन है, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पहले किस नाम से जाना जाता था। या ये हो सकता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और अंकटाड में क्या अंतर है, और ये अंतर उद्देश्यों को लेकर के रहेगा। इसी प्रकार से आपके प्रश्न ये हो सकते हैं कि WTO में कितने सदस्य हैं। आपके प्रश्न ये भी हो सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की प्रथम महिला महानिदेशक कौन है। तो ये आपके प्रश्न के रूप हो सकते हैं। एक हाँ, ये भी हो सकता है कि अंकटाड और WTO में से कौन जो है यूएनओ से संबंधित है और कौन नहीं है। तो ये आपके प्रश्न के रूप हो सकते हैं। और अभी हम लोग बात करेंगे WTO और अंकटाड के बारे में। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो क्लास प्रारंभ होने से आपसे आग्रह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है WTO और अंकटाड। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन का अगर हम इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अगर इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि को हम समझ लें। हुआ यह कि 1929 की जो महान मंदी थी, महान आर्थिक मंदी, ग्रेट डिप्रेशन, उसके बाद सभी देशों ने संरक्षणवाद की नीति अपनाई। सभी देशों ने आयात को हतोत्साहित किया और अपने यहाँ सीमा शुल्क को टैरिफ को काफ़ी बढ़ा दिया, जिससे कि बाहर के सामान उन देशों में ना आ सके, क्योंकि मूल्य उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने घरेलू उद्योग धंधों को संरक्षित करने के लिए लगभग सभी देशों ने टैरिफ में काफ़ी वृद्धि कर दी, टैरिफ शुल्क में काफ़ी वृद्धि कर दी थी। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हतोत्साहित हो रहा था और साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी छीने जा रहे थे, क्योंकि व्यापार जब होगा नहीं तो कल कारखाने चलेंगे नहीं, कल कारखाने चलेंगे नहीं तो रोजगार कहाँ से उत्पन्न होगा। तो ऐसी स्थिति में पुनः एक बार अमेरिका ने पहल की। जिस प्रकार से IMF और वर्ल्ड बैंक में अमेरिका ने ही पहल की थी, उसी प्रकार से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के गठन में भी अमेरिका से ही पहल हुई। और अमेरिका ने जो था दो उद्देश्यों को लेकर के ये पहल शुरू की कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और एक्सटेंड किया जाए और विस्तारित किया जाए। हालांकि सीमित तो था ही, मतलब सीमित दायरे से और विस्तृत किया जाए, और दूसरा रोजगार के अवसर में वृद्धि किया जाए। दो ही उसके मुख्य उद्देश्य थे। हालांकि कालांतर में इसके उद्देश्य और बढ़ गए गठन के बाद, लेकिन दो उद्देश्य थे, व्यापार का विस्तार और रोजगार के अवसर। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के 1947 ईस्वी में अमेरिका की ही अगुवाई में 1947 ईस्वी में 1947 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में 1947 में एक बैठक हुई, और इस बैठक में 23 कंट्रीज ने आपस में समझौता किया कि व्यापार को लेकर के कि व्यापार को विस्तारित किया जाए और जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। तो व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 23 देशों ने समझौता किया, और ये समझौता किए, इसका नाम था GATT, GATT। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट
agreement on tariff and trade, tariff and trade, शुल्क और व्यापार से संबंधित सामान्य समझौता था। और यही जो 1947 ईस्वी में बना था गैट, जा करके 1 जनवरी 1995 मतलब कि 1 जनवरी 1995 को WTO के रूप में परिवर्तित हो गया। और इस WTO में जब ये गैट बना था तो उस समय तो 23 मेंबर थे, लेकिन जब गैट बना WTO में तो वर्तमान समय में इसके WTO में कुल सदस्यों की संख्या जो है वो बढ़ करके आज की तारीख में हो गई है 164। तो प्रश्न पूछता है कि WTO में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं, तो कितने हैं 164। और ये भी पूछता है कि WTO के WTO में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है, तो अंतिम देश हमारा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कौन सा है WTO में शामिल होने वाला अंतिम देश है, जो शामिल हुआ था जुलाई 2016 में। ठीक है, तो ये था। अब इस पृष्ठभूमि में जब हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एम के बारे में, तो हमारा एम बिल्कुल क्लियर हो जाता है और रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहला इसका एम क्या है, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है पूर्ण रोजगार, जो कि गैट के बारे में कहा गया था। इसके बाद जीवन स्तर में वृद्धि करना, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में वृद्धि करना। तो अगर रोजगार उत्पन्न हो जाएगा, रोजगार मिलेगा तो लाइफ स्टाइल और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अपने आप अपग्रेड कर जाएगा। तीसरा है वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं प्रसार, वस्तुओं और सेवाओं का, गुड्स और सर्विसेज दोनों का उत्पादन एवं प्रसार, उसके मतलब किसका की व्यापार करना। और चौथा था संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग एवं सतत विकास। अनुकूलतम उपयोग और पूर्ण उपयोग में अंतर होता है। पूर्ण उपयोग का मतलब होता है कोई वस्तु उसका उपयोग कर लिया और किसी प्रोडक्ट को बना दिया। अनुकूलतम उपयोग का मतलब होता है कि संसाधन को बर्बाद किए बिना, पूर्ण उपयोग माने अधिकतम उपयोग, संसाधन को बर्बाद किया बिना। तो अनुकूलतम उपयोग में कहीं ना कहीं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इको एनवायरनमेंट की संकल्पना है। तो वही कहता है कि विश्व संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग एवं सतत विकास। तो ये इसके एम है WTO के। और इस एम के प्राप्ति के लिए WTO ने कई प्रयास किए हैं, जिसमें कि कई बॉडी का निर्माण किया गया है, कई संगठनों का निर्माण किया गया है, जैसे कि ट्रिम्स है, ट्रिप्स है, गैट्स है, GATS गैट्स है, कृषि संबंधी समझौते हैं। तो ये सारे संगठन हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि ये कार्य किस प्रकार से करता है। तो कार्य इस प्रकार से करता है कि अगर 2 या 2 से अधिक देशों में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उन विवादों को समझाने के लिए 5 संगठन है, लेकिन हमने 2 की चर्चा यहाँ पर की है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। DSB डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और दूसरा है TPRB ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। तो ये जो होता है, अगर विवाद 2 से अधिक देशों में विवाद हो जाता है, 2 या 2 से अधिक देशों में, तो अगर उसमें विवाद उत्पन्न हो जाता है तो विवादों को सुलझाने का काम जो कौन करता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। और TPRB ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी जो होता है, ये जो पॉलिसी बना है ट्रेड के प्रसार के लिए, अगर उसको लेकर के राष्ट्रों के बीच अगर कोई मतभेद होता है तो उसकी समस्या का समाधान करने का कार्य जो है TPRB ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी करता है। अब हम बात करेंगे कि WTO ने आदर्श विश्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो ट्रिम्स, गैट्स, कृषि संबंधी समझौते की बात कही है या ATC की बात कही है, वो है क्या। तो आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जानना अति आवश्यक है। अगर ये समझते हैं तो WTO से प्रश्न हमेशा रहते, कभी नहीं कि 2-4 साल पर रहते ही हैं, तो हमारी समझ बहुत अच्छी हो जाती है। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। आदर्श विश्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए, आदर्श विश्व व्यवस्था स्थापित करने से तात्पर्य आदर्श विश्व व्यापार व्यवस्था स्थापित करने के लिए WTO के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, जो एग्रीमेंट किए गए हैं, वो मुख्यतः 5 हैं, 5 तरीके। पहला है ट्रिम्स, गैट्स, वो गैट्स था, WTO का पहले का जो था वो गैट था, ये गैट्स है। ATC, ट्रिप्स और कृषि संबंधी समझौते। आप ये तय मानिए कि इससे प्रश्न अगर आएंगे तो ऊपरी लेवल टर्म जो है उसी से आपका काम निकल जाएगा।
ठीक है ना। और इसको मैं बहुत डिक्टेट भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेंस की क्लास तो है नहीं, हम लोग प्रीलिम्स की कर रहे हैं। इसी को मैं संक्षिप्त में चर्चा कर दे रहा हूँ। तो पहला है ट्रिम्स। ट्रिम्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो ट्रिम्स का जो है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, इसका मुख्य काम था ट्रिम्स का कि किसी देश में विदेशी धन के आवाजाही को आसान बनाना। मतलब कि जो विदेश से निवेश आते हैं, निवेश में आने वाली बाधाओं को दूर करना। किसी भी देश में निवेश में जो बाधा उत्पन्न होती है, उस निवेश को दूर करने के लिए ये स्टेप उपाय किए गए हैं। वो उपाय जो है ट्रिम्स है, और इसमें इसके तहत बहुत सारे के प्रावधान किए गए हैं। अगला है गैट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। तो जनरल एग्रीमेंट जो गैट्स के अंतर्गत जो है मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4 है। आपने 1991 में उदारीकरण के बाद जो है, आप लोगों से बहुतों को उसमें जन्म भी नहीं हुआ होगा, लेकिन जब उदारीकरण जब लागू हुआ था तो उसमें आउटसोर्सिंग के बहुत नया एक टर्म था भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय अर्थव्यवस्था में आया था आउटसोर्सिंग। अभी भी होता है। आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि लोग वहाँ से नहीं आएंगे। कोई अगर बुक है तो बुक यहाँ कर दिया गया, उसको ट्रांसलेट यहाँ कर दिया। आउटसोर्सिंग है कि अगर कहीं वहाँ पे कोई कंपनी है तो यहाँ के द्वारा ऑनलाइन चीज़ों को व्यवस्था किया जाता था, रेगुलेट किया जाता था। मतलब कि सारी व्यवस्थाएं, सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ था। यहाँ पे ऑनलाइन आधारभूत साइबर कैफे में बैठ करके जो ऑनलाइन सर्विसेज थी, वहाँ से इसको रेगुलेट किया जाता था। तो आउटसोर्सिंग हो गया। ठीक है। इसके बाद मोड 2 है। मोड 2 में है एजुकेशन, टूरिज्म और हेल्थ। मतलब कि आउटसोर्सिंग के बाद अगला स्टेप जो था वो गैट्स में वो था कि एक देश से दूसरे देश में लोग जाएं एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, वहाँ पर टूरिज्म के लिए जाए, पर्यटन को बढ़ावा इससे मिलेगा। और हेल्थ टूरिज्म भी नाम सुने होंगे, स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए अन्य भी बातें थी। मोड 3 में था कि एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, उसको आसान बनाया जाए, उसको सुगम बनाया जाए। मतलब कि धीरे धीरे जो हमारा जो है धन आगमन का रूप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आकार बढ़ता जा रहा है। और चौथा जो था हमारा वो है मुक्त आवाजाही। मतलब किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं, एक देश से दूसरे देश पे लोग जाने के लिए जो है, जो पहले प्रतिबंध बहुत सारे थे, बहुत सारे के नियम कानून हुआ करते थे, रूल और रेगुलेशन हुआ करते थे, उसमें ढीला कर देना ताकि एक देश से दूसरे देश आसानी से जा सके। और आज देखा होगा बहुत सारे देशों ने एक देश दूसरे देश के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट करते हैं लोगों को आने जाने को लेकर के, चूँकि उनकी आवाजाही आसान हो सके। तो ये मोड ये है। इसी प्रकार से अगला था एटीसी। एटीसी का फुल फॉर्म होता है एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल ऑन क्लॉथ। कपड़ों पर समझौता किया गया था। ये समझौता लागू होने के बाद ये हुआ क्या था कि जो भी कोटा निर्धारित था किसी देश के लिए कि बाहर से इतना ही कपड़ा आएगा, बाहर से टेक्सटाइल हमारे देश में इतने ही आएंगे, उस कोटा को समाप्त कर दिया गया। अब मार्केट क्या होगा, पूरी तरह से खुल गया। अब कहीं से कोई कोटा की समस्या नहीं थी कि आपको इतना ही माल इस देश में भेजा जा सकता है, किसी देश में इतना ही माल आएगा। माल मतलब कि टेक्सटाइल से यहाँ है, कपड़ों से है, और रेडीमेड भी और टेक्सटाइल। अगला था ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जो है आपने बहुत सारे शब्द सुना होगा, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। अभी तक जितनी बातें हम लोग देख रहे थे, ठीक है, उससे ये अलग तरीके का था। ये अलग तरीके का है कि ये इंटेलेक्चुअल शब्द इसमें लगा हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बौद्धिकता संबंधी जितनी बातें थी, जो ट्रेडमार्क होता है किसी भी प्रोडक्शन का ट्रेड, जैसे कि एडिडास का अपना एक ट्रेडमार्क होता है, नाइक का अलग होता है, स्केचर्स का अलग होता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेडमार्क के बारे में थी। उसी प्रकार से कॉपीराइट, जो भी प्रोडक्शन होता है, कोई भी आप कोई चीज़ लिखते हैं, कोई प्रोड्यूस करते हैं तो उसका कॉपीराइट आपके पास होता है। पेटेंट है, पेटेंट के बारे में जाते हैं, कोई भी अगर कोई भी चीज़ों का उत्पादन होता है तो उसका पेटेंट होता है कि ये अपना हमारा मूल रूप से है। तो ये सारी चीज़ें थी। और इसके बाद कृषि संबंधी समझौता किया गया। कृषि संबंधी समझौता में ये आज भी विवाद का विषय है, क्यों है कैसा, ये हम नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। ये विकसित और विकासशील देशों के बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसमें कृषि संबंधी समझौतों में ही ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स है। तो ग्रीन बॉक्स सारा बताना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी ग्रीन बॉक्स का मतलब वो होता है कि जो
विश्व व्यापार को न्यूनतम रूप से विसंगति उत्पन्न करता है। जैसे कि रिसर्च, एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो रिसर्च का कार्य होता है उस पर जो पैसा खर्च होता है वो ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत आता है। एम्बर बॉक्स, निर्यात संबंधी कोई सब्सिडी अगर दी गई है, निर्यात मतलब कृषि निर्यात संबंधी कोई सब्सिडी दी गई है तो उस पर जो उसको डाला जाता है एम्बर बॉक्स में। और ब्लू बॉक्स में जैसे कि MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत जो सब्सिडी दी जाती है वो किस में आता है, ब्लू बॉक्स में। इसके डायमेंशन और भी है, लेकिन मैंने इसको कोर टर्म को मैंने यहाँ पर लिया है। तो मुझे लगता है कि WTO की मोटी मोटी बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और एक समझ ही बनी होगी, आपकी अच्छी समझ बनी होगी। अब इससे प्रश्न आप बनाइएगा, निश्चित रूप से बनेंगे। हमने जो भी डायमेंशन दिया था प्रश्न को सारे के सारे यहाँ से मिल गए होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें अंकटाड के बारे में, और अंकटाड और WTO से वहीं पर हम लोग तुलना कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।